अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बच्चों अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने दोबारा मुझे ये वक्त दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से लेक्चर बनाने की तरफ आया। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे दोस्तों को, कि 7 माह पहले जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरा आर्म जो है वो फ्रैक्चर हुआ था, राइट आर्म। और 7 माह जो है वो बड़ी मुश्किल वक्त में मैंने गुजारे। तो मुझे खुशी इस बात की कि आप लोगों से दोबारा मिलना जो है वो नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे वो इस्तिताअत दी, वो ताकत दी कि मेरा वो आर्म ठीक हुआ और मैं अपने काम की तरफ दोबारा, जो अब मेरा एक मोटो था कि हेल्प द अदर्स, दूसरों के काम आओ, दूसरों के लिए जियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो सलाहियत दी। इस वक्त बहुत परफेक्ट तो नहीं है मेरा आर्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 95% जो है वो मैं रिकवर हो चुका हूँ और मेरा जो राइट आर्म है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ज़रा वाइट बोर्ड पे लिखते हुए कहीं कहीं थोड़ा सा पेन सा फील हो रहा होता है, या कहीं पे राइटिंग का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी वर्किंग दोबारा से शुरू हो गई है और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, जैसे जैसे वो अपने एक प्रोसेस पूरा करेगा पॉइंट, तो इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 117 तक अपलोड हो चुके हैं और मैंने जो है ना लेक्चर नंबर 102 तक पहले अपलोड किए थे और 117 लेक्चर तक ना मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर थे। तो अब तक 103 से ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर आपको 117 तक मिले, वो वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं डालता रहा, ताकि चैनल भी स्लो ना हो और लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी ना टूटे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक लेक्चर जो है वो डालता रहा। मेरे पास वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में थे और अगर ये इशू ना होता, मेरा आर्म फ्रैक्चर ना होता, तो मेरा ख़्याल है कि मैं ये बहुत पहले बुक 2 जो है वो मुकम्मल कर चुका होता। तो बार कैफ अल्लाह ताला की तरफ से इनायत हुई, आप लोगों की दुआओं का सिला है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं की मेरे लिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी डेफ़िनेटली शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बाज़ दोस्तों को पता ना भी हो, तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं था। तो बच्चों आज मैं लेक्चर नंबर 118 के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और लेक्चर नंबर 117 तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ था, और लेक्चर नंबर 118 में हमने एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल करनी थी, जिसमें हमारा सर्कल का पोर्शन मुकम्मल होना था। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.3 से पहले ना कोई 8-9 थ्योरम्स हैं। अब वो 8-9 थ्योरम्स जो हैं वो इतने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स को आपने याद करना है। तो इंशाअल्लाह पहले हम अपना ये जो बहुत ज़रूरी वर्क है ये मुकम्मल कर लें, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो फजूल सी चीज़ें हैं, जो पेपर्स में नहीं आती लेकिन उनका इल्म होना ज़रूरी है, तो फिर इंशाअल्लाह उस पर भी हम वर्क करेंगे और उनकी भी एक तरतीब से लेक्चर्स जो हैं वो अपडेट करेंगे। और इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी है। इंशाअल्लाह इस वीक से ये जो अब आपका नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आना शुरू होंगे, उनमें एमसीक्यूज़ के जो लेक्चर्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ कनेक्ट रहें और जितना इस चैनल को फैला सकते हैं उतना फैलाइए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, उन तक इस चैनल की रसाई होनी चाहिए। और अगर आप उनको नहीं ये बताते, उनके ये गाइड नहीं करते, तो डेफ़िनेटली फिर आप उनके देनेदार होंगे। तो क्योंकि ये उनकी अमानत है, उन तक पहुँचनी चाहिए जिनके लिए ये काम हो रहा है। तो बच्चों जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। और बाकी इंशाल्लाह हम साथ कनेक्ट रहेंगे, और लेक्चर्स अगर अच्छे लगते हों तो उनको लाइक भी किया कीजिए, ताकि पता चले कि कितने दोस्तों को लेक्चर जो है वो अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने लेक्चर को।
कुछ दोस्त ना बड़े नाराज़ होते हैं, वो इस बात पे कहते हैं कि सर ना 2-4-5 मिनट ना इसी बातों में लगा देते हैं। मेरी मजबूरी है, आप लोगों के साथ एक एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर मुझे लगता है कि ना जब मैं कैमरे के आगे बात कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लग रहा होता है। तो मैं यकीन मानिए, मेरे सामने कैमरा नहीं होता, मैं इस कैमरे की एक आंख के पीछे पूरी दुनिया को देख रहा होता हूँ। तो मतलब मेरे इमेजिन में होता है कि मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो मुझे देख रही है, और मतलब बहुत प्यार करने वाले लोग जो हैं मेरे सामने मौजूद हैं। तो इसलिए मैं 2-4-5 मिनट जो है वो गुफ्तगू के अंदर, जनरल टॉक के अंदर गुजारता हूँ, ताकि हमारी एक एफिलिएशन हो, माइंड सेट बने। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखें, आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर है। तो मेरे पास बच्चों एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले ना बच्चों हम तो की पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। एक तो हमारे पास की पॉइंट है राइट ट्राइंगल। चलो जी, पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, देखते हैं कि राइट ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से बनती है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे ना एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ जी। अब पहला की पॉइंट जो था इस पे मैंने वर्क कर लिया कि राइट ट्राइंगल बना ली। उसके बाद दूसरा जो की पॉइंट है वो मेरे पास बच्चों है हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस हमें पता है कि ये 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है। ठीक हो गया। तीसरा जो की पॉइंट है वो है हमारे पास मिड पॉइंट। किसका है मिड पॉइंट? ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है। देखिए मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस का एक अंदाजे से मिड पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे ये लेट सपोज कि ये एम है। तो अब वो कहते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब सरकम सेंटर क्या होता है? यानी एक ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से गुजरता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ब्लू कलर्स के, जी बिल्कुल, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। अब ये जो सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से ब्लू कलर में गुजर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब वो कहते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल का, ये इस सर्कम सर्कल का क्या है? सेंटर बनता है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं बात गलत लिख गया, ऑफ द सर्कल होगा, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल होगा। इसको ठीक कर लेते हैं बच्चों, ये सर्कम सर्कल है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, प्रूफ करते हैं कि हमने देखना है कि कैसे ये प्रूफ किया जा सकता है कि एम जो है वो इस सर्कल का सेंटर कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, कोई मुश्किल बात नहीं। यानी हमने ये करना है कि तीनों ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं इनको हम पहले तो नेम असाइन कर देते हैं। एक को हम कह देते हैं ए, दूसरा बी वर्टेक्स और तीसरा सी वर्टेक्स। मुझे जस्ट करना क्या है, ए से एम तक का डिस्टेंस लेना है, बी से एम तक का डिस्टेंस लेना है और सी से एम तक का डिस्टेंस लेना है। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए, अगर ये बच्चों तीनों डिस्टेंसेस क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो एम सर्कम सेंटर प्रूव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना तो हमारे पास ए है, ना बी है, ना सी है और ना ही एम है। तो अब हमें क्या करना होगा, जबकि उसने तो सिर्फ हमें स्टेटमेंट दी हुई है। तो बच्चों हम यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निक यूज़ करेंगे। अब टेक्निक क्या यूज़ करने लगे हैं? देखें मैं रेड कलर से इन चीज़ों को ना कुछ प्रोड्यूस करने लगा हूँ। ये मैंने बना लिया एक्स और एक्स डैश, एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं 0 0 मान लेता हूँ, ओरिजिन। और यहाँ से ए सी लाइन को एक्सटेंड नीचे की जानिब करता हूँ और यहाँ से ए सी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर की जानिब। तो ये हो जाएगा वाई और वाई डैश। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास
ट्रायंगल के ये जो पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ये हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इनके लिए हम बड़ी आसानी से एक सपोजिशन ले सकते हैं। देखिए ए पॉइंट जो है ये तो डिसाइड हो चुका कि 0 0 है, क्योंकि ये क्या बन चुका हमारे पास बच्चों, ओरिजिन बन चुका। अब इसके बाद जो बी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर मौजूद है, और एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये a,0 है। ज़ाहिरी बात है ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू a हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं c की तरफ आता हूँ, तो c पर मेरे पास y एक्सिस पे पॉइंट 0 होगा, और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है लेट्स सपोज कि वो क्या होगा, b होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नाउ लेट a ऑफ 0 0, b ऑफ a0 एंड c ऑफ 0, b are the vertices of a राइट ट्राइंगल। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना अक्सर दोस्त इस स्टेटमेंट्स को रटा लगाने की कोशिश करते हैं, तो डियर आप लोगों ने रटा नहीं लगाना। देखिए जो डायग्राम मैंने बनाई है उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और बाज़ दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है सर्कल के, मतलब ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो बेटे एक्चुअली डायग्राम के नंबर्स तो नहीं होते पेपर में, ठीक है, लेकिन डायग्राम बना लेने से बहुत सारी बातें ना आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डायग्राम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बिलखसूस आगे जब हम 6.4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो उनमें तो वैसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है, उसकी डायग्राम तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, आपको आनी भी चाहिए, उसके बारे में इल्म भी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर m क्या है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। मैं लिखता हूँ m इज़ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाँ जी, m क्या है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा सोचिएगा कि मतलब b और c का मिड पॉइंट है m, तो m के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, a+0 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को बच्चों ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू m a+0 a एंड दिस इज a/2 एंड दिस इज b/2। तो इसका मतलब है m के कोऑर्डिनेट्स a/2 और b/2 बच्चों कैलकुलेट हो चुके, जबकि a b c मेरे पास पहले से मौजूद थे और m मैंने बना लिया। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं रही जो मैंने डिफ़ाइन ना की हो, और हर चीज़ मैंने तसल्ली से और एक एहतियात के साथ कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमने इस m पॉइंट का a से डिस्टेंस, b से डिस्टेंस और c से डिस्टेंस क्या शो करना है, इक्वल शो करना है। तो बच्चों मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, और डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान बच्चों डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस लेता हूँ a और m का, तो a m का डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों हमारे पास a/2, यानी a/2 जो है वो x2 की जगह पे आ गया, और a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस वक्त x1 और y1 के तौर पर होंगे। तो a/2 -0 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा b/2 -0 होल स्क्वायर। अब मैंने जस्ट यहाँ पे बच्चों फार्मूला यूज़ किया है a और m के दरमियान। तो a के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मैं x2 y2 कह रहा हूँ, और a के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैंने जस्ट बच्चों इसकी क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन की आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को आती है सिंप्लीफिकेशन।
तो a/2 में से 0 माइनस करेंगे, a/2 बचेगा, तो फिर उसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a²/4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर b²/4 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने करना है जी, नाउ डिस्टेंस ऑफ AM इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट a² प्लस b² ओवर 2। ये 4 अंडर रूट कैंसिल करके बाहर आ गया, जबकि स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर रह गया। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन हो गई AM की, यानी AM का डिस्टेंस हो गया। मैं इसको ये नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इसके बाद मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ B और M के दरमियान। तो B और M के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या लिखा जाएगा, देखें वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर BM डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम BM की बात करेंगे तो फिर M के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कहते हैं और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपके सामने A के नीचे जो x1 y1 लिखे हुए थे वो मिटा दिए हैं और यहाँ पे मैंने इनको x1 और y1 कह दिया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है फार्मूला फिर वही डिस्टेंस का यूज़ होगा और जो आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a/2 माइनस जी x2, तो ये हो गया। x1 की वैल्यू क्या है, a है, तो आप करते हैं जी माइनस a होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे चलते हैं। BM इज इक्वल टू अंडर रूट a/2 में से माइनस a करोगे तो आंसर मेरा ख्याल है माइनस a/2 आएगा एलसीएम लेने के बाद, प्लस b/2 का स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा। अब यहाँ से BM डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा a² प्लस b²/4। सो BM डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2। इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट CM का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो CM का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट, देखें जी अब जब CM का डिस्टेंस लेंगे तो फिर मैं यहाँ से x1 y1 B के नीचे से मिटा देता हूँ और C के नीचे x1 y1 लिख देता हूँ। अब फिर वो C और M के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो लिहाजा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस b होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज CM डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट a/2 माइनस 0 का मतलब होगा a² प्लस b/2 माइनस b का मतलब होगा g माइनस b/2। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो माइनस b/2 का स्क्वायर आप लेंगे तो क्या होगा, b²/4। सो दिस इज CM इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बन गया 3, इक्वेशन 3 या रिजल्ट 3 बन गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखना है बाय रिजल्ट 1, 2 एंड 3, बाय 1, 2 एंड 3 प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड दैट, लिख के आगे आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है सवाल के अंदर वो स्टेटमेंट दोबारा से लिख देनी है। यानी यही स्टेटमेंट जो आपने लिखी हुई है, हेंस प्रूव्ड दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन, यानी जिसमें हमारे पास AM का डिस्टेंस, BM का और CM का डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। बेशक अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ये रिज़ल्ट जो है वो शो भी कर सकते हैं
कि ए एम डिस्टेंस इक्वल होगा बी एम डिस्टेंस के और ये इक्वल होगा सी एम डिस्टेंस के, हैंस प्रूव दैट, और आगे फिर पूरी स्टेटमेंट जो है वो चिपका दीजिए एज इट इज़। तो मेरा ख्याल है कि ये रिज़ल्ट आपका प्रूव हो गया हुआ है। इसमें एज सच कोई बात मुश्किल नहीं लगी होगी आपको, जस्ट नथिंग एल्स। देखिए एक थीम हम बनाते हैं, बहुत सिंपल सा थीम है कि राइट ट्रायंगल बना ली, एक पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे आ गया, इनका मिड पॉइंट एम कैलकुलेट किया। उसके बाद ए एम बी एम और सी एम के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लेना, तीनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे सो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज अ सर्कमसेंटर। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, ये देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें लिखता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायामीटर इज़ अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायामीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें डायग्राम बनानी है और डायग्राम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बनाना। तो जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे हमें बात समझ में ही नहीं आनी कि ये हुआ क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। हाँ जी, सर्कल मेरा ख्याल सही बन गया, हालांकि बाजू थोड़ी सी काम कर नहीं रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल ठीक बन गया जी। तो बच्चों ये मैंने ले लिया सर्कल, और इस सर्कल के हवाले से ना मैं एक इसका डायमीटर ले लेता हूँ। अब डायमीटर कौन सा है, मैं डायमीटर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ना ज़रा आसानी हो। ये देखो बच्चों, ये ना मेरे पास एक डायमीटर है। अब डायमीटर जो है किस लाइन को कहते हैं ये बात तो आप लोगों को मालूम होगी। मैं यहाँ पे डायमीटर का पॉइंट ए लिख लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट बी लिख लेता हूँ। डायमीटर बच्चों उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को आपस में मिला दे। यानी देखें, एक ये बाउंड्री पॉइंट है, एक ये बाउंड्री पॉइंट है, दो बाउंड्री पॉइंट्स को आपस में मिला दे और सर्कल के सेंटर से गुजर जाए, उस लाइन को नाम दिया जाता है किसका, डायमीटर का। अब वो कहते हैं कि डायमीटर तो ये हमने बना लिया, अब सर्कल पर ना यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट पी मौजूद है और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर जो है ये बच्चों ड्रॉप करते हैं डायमीटर पर। इसको हम नाम दे देते हैं पी एम का। ये पी एम जो है ये हमारे पास क्या है, एक डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर है सर्कल के किसी पॉइंट से। तो मुझे प्रूव ये करना है कि यहाँ पे ये जो पी एम मैंने ड्रॉप किया है ए बी लाइन सेगमेंट पर, तो ये पी एम जो है वो ए एम और एम बी के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है। यानी मुझे शो क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुझे शो ये करना है कि ए एम डिस्टेंस पी एम डिस्टेंस इक्वल है पी एम डिस्टेंस रेशो एम बी डिस्टेंस के। यानी मुझे सिर्फ इतनी बात शो करनी है कि पी एम जो है वो ए एम और एम बी के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है। और मीन प्रोपोर्शनल का जो पॉइंट है ये आप लोगों ने क्लास 9th में शायद या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा है, बहरहाल ज़रूर है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कि मीन प्रोपोर्शनल 9th में है या 10th में है, तो मेरा ख्याल 10th में होगा। तो बाल पढ़ा हुआ है आपने, मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास a रेशो b इज़ इक्वल टू b रेशो c हो, तो यहाँ पे जो b है बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना रेशोज़ के अंदर, जब हम टू रेशोज़ को आपस में कंपेयर करते हैं उसमें जो दरमियान वाली सेम वैल्यू होती है उस सेम वैल्यू को मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो उसने मुझे यही कहा है कि पी एम जो है वो ए एम और एम बी के दरमियान यानी इन सेगमेंट्स के दरमियान क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। चलो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन अ डायमीटर, डायमीटर ए बी के ऊपर, इज़ अ मीन प्रोपोर्शनल, वो परपेंडिकुलर मीन प्रोपोर्शनल होगा यानी दरमियान में होगा रेशोज़ के,
बिटवीन द सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स कौन से बनते हैं, ए एम और एम बी के दरमियान क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों इस सारी चीज़ को प्रूफ करने के लिए देखिए मुझे उसने कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, सिर्फ मुझे उसने ये स्टेटमेंट जो है ये बताई हुई है और मैंने इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो काम करना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी आ सर्कल with center O 0 0, यानी यहाँ पे O ले लेते हैं 0 0, with center O 0 0 and radius A। तो मेरा ख्याल है कि ये सर्कल की क्वेश्चन आपने 6.123 में 12 में पढ़ी हुई है। आपको ये पता है कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे वाक़ होता है, ओरिजिन पर वाक़ होता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस कितना है, a है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए और मुझे p के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, m के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, क्योंकि जब तक मुझे ये कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे मैं तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो बच्चों मैं यहाँ पर ना एक काम करने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। मैं इस ए बी लाइन को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसको x कह देता हूँ और इसको x डैश कह देता हूँ और इसी तरह से एक यहाँ से एक और लाइन में पास करवा देता हूँ, इसको मैं y एक्सिस का नाम दे देता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देखें ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, a है सर्कल का रेडियस। अब सर्कल का रेडियस अगर a है तो यहाँ पर जो a के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट जो a और b हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बच्चों बनने a,0, सॉरी यहाँ पे बनेगा -a,0, क्योंकि ये ओरिजिन की लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस तो हमारे पास a है, तो इसलिए a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a,0 होंगे। और इसी तरीके से b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a,0। जी डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे a और b दो सर्कल के एंड पॉइंट्स ले लिए। अब मैं ज़रा यहाँ पे इनको मेंशन भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी नाउ पॉइंट्स a एंड b आर पॉइंट्स a -a,0 and b of a,0 are end points of the diameter। ये डायमीटर के क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जो P पॉइंट लिया हुआ है, जो सर्कल पे कोई पॉइंट है, तो चूँकि वो वेरिएबल पॉइंट है कोई भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने P के जो कोऑर्डिनेट्स पर जो फ़र्ज़ किए हैं वो फ़र्ज़ किए हैं x, y। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट P of x, y be any point on the circle। P of x, y be any point on the circle। अब यहाँ पे P of x, y कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो M पॉइंट है वो कहाँ पे मौजूद है, वो x एक्सिस पर मौजूद है। ज़रा सोचिएगा कि M के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। बच्चों M के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x, 0। x, 0 क्यों? क्योंकि ये पॉइंट M जो है वो P के एग्जैक्टली नीचे है। ज़रा बात को समझिएगा, P के एग्जैक्टली क्या है, नीचे है M पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P में x कोऑर्डिनेट है वही M का x कोऑर्डिनेट है और ये M पॉइंट चूँकि x एक्सिस पर फॉल कर रहा है इसलिए यहाँ पे y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों M के कोऑर्डिनेट्स भी अब आपको पता चल चुके। हम यहाँ पर लिखते हैं कि M of x, 0 is a point on diameter।
हाँ जी, इज़ अ पॉइंट ऑन डायामीटर। तो मेरा ख्याल है बात अब सारी की सारी आपको क्लियर हो गई। इस पूरे थ्योरम के अंदर, इस पूरे प्रूफ के अंदर डियर स्टूडेंट्स सिर्फ यही डायग्राम को समझना, इस स्टेटमेंट को समझना, डायग्राम को समझना मुश्किल था, और यहाँ पे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको डिसाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बहुत इजी सा काम है। अब सारी जो गेम है वो डिस्टेंसेस के दरमियान चलनी है। मैंने PM डिस्टेंस लेना है, AM डिस्टेंस लेना है, MB डिस्टेंस लेना है, और उनके दरमियान ये मीन प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो शो करनी है। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंसेस। तो AM डिस्टेंस में कैलकुलेट करता हूँ। तो AM डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अब आपको AM डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों AM डिस्टेंस के मुताबिक होना चाहिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस और माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। सो AM डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं इसकी वजह ज़रा तरतीब ठीक कर लेता हूँ। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लिख लेता हूँ a प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी मैंने क्या लिया, AM डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, PM डिस्टेंस जो है बच्चों वो कैलकुलेट करना है। देखें जी, बल्कि MB डिस्टेंस भी ले लेते हैं, M और B डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट। जब M और B के दरमियान डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स, यानी एक जो है वो x2 की जगह आ जाएगा, x x1 की जगह आ जाएगा, A माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस 0 स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम शायद कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ज़रा सोचें। मेरा ख्याल है कि मिस्टेक कर रहे हैं, गलती हो गई, गलती ढूंढ ली हमने, और मुझे अचानक ही याद आ गया कि AM के दरमियान बच्चों जब हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो x प्लस a का स्क्वायर तो हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स y तो नहीं आना ना, ये 0 आना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल a प्लस एक्स होल का स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा a प्लस एक्स। देखें गलती होते होते बच गई है, बंदा मोहतात होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब गलती टीचर से भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर जब काम कर रहे हैं तो कैमरे का ना बच्चों एक अपना एक स्टाइल होता है, एक अपना प्रेशर होता है, तो वो जब हम काम कर रहे हैं ना तो हमें कहीं पे पता नहीं लगता कि क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल बंदा वही समझदार है जो अपनी गलती को पकड़ ले और नोट कर ले कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें भी दोनों y 0 हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो MB डिस्टेंस इक्वल होगा अंडर रूट a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स। जी बच्चों अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने देखना है P और M का डिस्टेंस। तो PM का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो बच्चों P और M के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास अंडर रूट x माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली PM जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। तो अब हम शो क्या करना चाहते हैं, देखो हम शो ये करना चाहते हैं कि AM डिस्टेंस रेशो PM डिस्टेंस इक्वल होगा PM रेशो MB डिस्टेंस। तो बच्चों ये रेशो का ना एक फार्मूला होता है कि हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन्स के प्रोडक्ट के। तो अब मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा AM इंटू MB। तो ये बच्चों हमने शो करना है, यानी कि अगर हम ये शो कर दें इट ईस्ट, अगर हम ये स्टेटमेंट शो कर दें कि PM का स्क्वायर बराबर है AM इंटू MB के स्क्वायर के, तो इसका मतलब है बात प्रूव हो जाएगी कि PM जो है इन सेगमेंट्स के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, देखो PM का स्क्वायर चाहिए, तो PM की वैल्यू है y, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे AM की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, AM की वैल्यू है मेरे पास a प्लस एक्स,
और एम बी की वैल्यू है ए माइनस एक्स। सो मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी ज़रा चेक तो करें इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है इसकी जगह वाई स्क्वायर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या प्रूफ हो गई, इक्वल, यानी पी एम का स्क्वायर बराबर हो गया ए एम इंटू एम बी के। तो हैंस प्रूव दैट पी एम परपेंडिकुलर इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एम एंड एम बी। तो आगे आपने फिर आपको पता लग ही गया होगा क्या करना है, आपने लिखना है जी हैंस प्रूव्ड दैट, और आगे पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है और आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट था, इम्पोर्टेंट प्रूफ था। मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और कोई इशू तो होगा नहीं। तो बच्चों ऑनलाइन होने का मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो सिलसिला शुरू किया, तो आप दोस्तों ने ना मतलब दुआएं देना शुरू कर दी, खैर खैरियत पूछना शुरू कर दी, खुशी भी बहुत हुई कि आप लोग मतलब इतनी फ़िक्र करते हैं, तो बहुत खुशी हुई हद से ज़्यादा। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी हुई कि आप लोग जो बात पूछनी चाहिए वो नहीं पूछ रहे थे, आप थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ जा रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लाइव आऊं तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मतलब जो हमारा टॉपिक होगा, अब मैं ये सोच रहा हूं कि टॉपिक डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे को वक्त फ्री मिलता है तो लाइव आना हम शुरू करेंगे। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर क्लियर हुआ है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।